हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन का घटना चक्र का जो हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकालीन एक वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, जिसमें बीपीएससी में जितना आधुनिक भारत का क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली वायसराय का पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा। पुर्तगाली वायसराय का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हुए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे समुद्री डकैत के लिए बंगाल की खाड़ी का। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ की थी? तो सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की सोलहवीं के साथ भारत स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेल्ट ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोलहवीं के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री अपनी पटना में स्थापित की थी? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में किया। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। 1760 का प्रसिद्ध वाडिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से। सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बिहार है। क्रिस्टोफल कोलंबस इटली में उसका जन्म हुआ था। जेम्स कार्टियर फ्रांस में। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम में। फेडरिक मैगनर पुर्तगाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का नवाब भारत इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक लॉर्ड क्लाइव को। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि पर हुआ था। 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया था। मोहम्मद रजा को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार का और तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त किया था 12 अगस्त 1765 में। वैध शासन का जनक किसे कहते हैं? तो द्वैध शासन का जनक कहते हैं सर लियोनियस कार्टेरिस को। द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं? तो लियोनियर कार्टेरिस को। सर लियोनियर कार्टेरिस को द्वैध शासन का जनक सर लियोनियर कार्टेरिस को कहते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव का। कहेगा कि द्वैध शासन का जनक कौन है? तो सर लियोनियस कार्टेरिस है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो बांटो और राज करो की नीति के आधार पर। किसने बंगाल में महलवारी आंदोलन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो होल्ट मैकाजी ने। किसने महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो होल्ट मैकाजी ने किया था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया था? तो 1733 में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिला लिया गया? 1733 में मिला लिया गया था। अब क्षेत्रीय राज्य में पंजाब और मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1784 में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाहसूजा से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ है? 1900 में पारित हुआ है।
अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की है? तो अंबाबाई कर्नाटक की एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अंबाबाई कहाँ की स्वतंत्रता सेनानी थी? कर्नाटक की स्वतंत्रता सेनानी थी। गवर्नर 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 जनरल और वायसराय साहब, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1784 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वही 1834 में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना। इस पद को 78 से 60 तक 65 तक अवधि तक रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव थे। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो कैप्टन सेलिमैन के नेतृत्व में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो कैप्टन सेलिमैन के नेतृत्व में हुआ है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो कैप्टन सेलिमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ है। भारत में ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो W.H. सेलिमैन ने किया है। W.H. सेलिमैन ने किया है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। कौन सामाजिक सुधार विलियम बेटिक ने प्रारंभ किया था? कौन सा सामाजिक सुधार है जिसको विलियम बेटिक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था और ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था इन्होंने। सती प्रथा को गैर कानूनी किसे घोषित किया है? तो विलियम बेटिक ने। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेटिक ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई है? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से। लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल से। बाकी इल्बर्ट बिल से कौन कौन संबंधित है? स्टीचन कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलस प्रेसेट, ये सब लॉर्ड लिटन से संबंधित है। इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ये लॉर्ड लिटन है। लिटन का संबंध किससे था? लॉर्ड लिटन का संबंध स्टेची कमीशन से था, शस्त्र अधिनियम से था और वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण एनेक्सेड किया था? तो नेपेरियर ने। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण एग्जेनेट किया था? तो नेपेरियर ने किया था। भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची। मैकडोनाल्ड कहाँ का था? तो मैकडोनाल्ड था कम्युनल अवार्ड का। मैकडोनाल्ड संबंधित है कम्युनल अवार्ड का। लिथिनगो संबंधित था अगस्त प्रस्ताव का। डलहौजी संबंधित था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। चेम्सफोर्ड संबंधित था द्वैध शासन का। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग का। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसका था? तो वॉरेन हेस्टिंग का। घेरे की नीति भी कहते हैं, इसे घेरे की नीति भी कहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठाओं के साथ अन्य रियासत किया था। ये लॉर्ड वेलिजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो लॉर्ड वेलिजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड वेलिजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य क्या क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया था और इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। निम्न में से किस देशी रियासत ने अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, बाकी सिंध, अवध और सतारा को उन्होंने अब देशी रियासतों को मिला लिया था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के समय में दी गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया था 1877 में। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस, दूरदर्शिता और उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साहस, दूरदर्शिता और उत्कृष्ट नेतृत्व के रूप में अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसके शांतिप्रिय निर्धन के लिए इसमें सहायक बनूंगा। किसने लिखा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था।
निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है लॉर्ड मेयो के समय में। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया है तो वो है सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया है तो वो है सी राजगोपालाचारी है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो जमींदारों के साथ किया गया है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व में राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता, सरकार को भूस्वामी के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता, वह था रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या था? वह प्रथा मैंने रैयतवाड़ी प्रथा में जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। 1885 में बंगाल बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 में जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार को अवैध उपकर किस नाम से जाना जाता है? तो मेवेथी के नाम से। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित थे ब्रिटिश भारतीय अधिकारों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार, रेलवे गाटरनिड ब्याज। बम्बई योजना का प्रस्ताव क्या था? तो बम्बई योजना का प्रस्ताव क्या था? तो ये एक तरह का बम्बई प्लान भारतीय प्रमुख, ये 94-95 का प्लान है। ये प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा विस्तृत की गई। इस योजना के तहत भारत में आयात प्रतिस्थापित औद्योगिक आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी, लेकिन साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास से हस्तक्षेप की योजनाबद्ध विकास के साथ पूंजी उपक्रमों को आवश्यकता के रूप में पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग को परीक्षित किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? एस एन हल्दर ने की थी। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? एस एन हल्दर ने की थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 में पारित हुआ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल से यह टिकट लड़ा था? तो वे उदारवादी दल से लड़े थे। उदारवादी दल से लड़े थे। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1818 में। भारत का प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1818 में स्थापित हुआ था। आ जाइए 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम प्रारंभ किया था मेरठ में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? तो कौन कौन था? ईसाई धर्म फैलाने से कंपनियों के अधिकारों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ से बेगम ऑफ अवध ने किया था। लखनऊ में कौन किया था? बेगम ऑफ अवध ने किया था। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। किसने इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया है? तो 1857 किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो
नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ, मोहम्मद फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली से। सब में तो सही है ये वाला। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? किसने किसने किया था? विजयनगर के राजा ने किया था, तमिलनाडु के पेरिगार ने किया था, त्रावणकोर के दीवान वेलू थम्पी ने किया था, पर हैदराबाद के निजाम ने कभी विद्रोह नहीं किया था। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। कब से कब तक? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में किसने 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो तात्या टोपे जुड़े हुए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? तो ग्वालियर में होती है। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने किसने लिया था? तो इसमें लिया था साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया, बाकी खेतीहर मजदूर और कृषकों ने लिया था। 1800 निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो कौन कौन सही है? तो 1857 के दरभंगा डुमरू हटावा के महाराजाओं ने अपने साथियों के और उनके साथी जमींदारों ने आज़ादी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये बात सही है। 1857 में दरभंगा डुमराव और हटावा के महाराजाओं ने अब और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। किसकी मदद की थी? तो अंग्रेजों की मदद किया था इन लोगों ने। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो कौन सा भाग अप्रभावित था? तो वो सिर्फ मुंगेर अप्रभावित था। मैंने मुंगेर में कुछ नहीं हुआ था, बाकी पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर सब जगह हो रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था? तो सर हैरियस 1857 के विरुद्ध विसेट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। विसेट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध, विसेट आयर को। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के द्वारा, बेगम ऑफ अवध के द्वारा। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह की विफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? विफलता का कारण क्या था? तो विफलता का कारण बहुत सारा था। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों समर्थन का अभाव था, ये भी सभी उत्तर सही है इसमें। तो विचार कीजिए क्या है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही। बात बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने से कतरा गए थे। सही बात है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लाने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को। कब किया था? 1 नवंबर 1858 को। ब्रिटिश ताज के अधीन लाने का घोषणा कब किया? तो 1 नवंबर 1858 को किया। निम्नलिखित में से किस तिथि को विक्टोरिया की अधिघोषणा हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को। कब होती है? 1 नवंबर 1858 को होती है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था सर जेम्स आउटर एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था। 1857 के विद्रोह में किसके नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समग्र रूप से वर्णित किया जाता है? तो वी डी सावरकर का। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो वी डी सावरकर का। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह में दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग का। मैं जहां भी हूं, जमशेदपुर, जगदीशपुर, वहीं ये किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। एस एन सेन ने कहा था। अन्य जन आंदोलन
प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र ने किया था, दीनबंधु मित्र ने किया था। इसके बाद नील नील विद्रोह के बारे में कौन सा सही है? नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यह बात सच है। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। बंगाल बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करने हेतु नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का। महाराष्ट्र की रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया है? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ोदरा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना किया था। 1816 में फुक्का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में चोरी विद्रोह किसने किया था? तो चोरी विद्रोह, बिहार में चोरी विद्रोह, जो चोरी विद्रोह है, ये 1868 से 98 के बीच में हुआ था। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो वो है खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन है? तो खोंड है। कौन है? तो खोंड है। ये मानव बलि करती थी, अंग्रेजों ने मना किया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, खोंड ने। छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ है? तो छोटानागपुर जनजाति विद्रोह बहुत बार हुआ है। जैसे कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में, संथाल विद्रोह हुआ है 55-56 में, मुंडा विद्रोह हुआ 1899-1900 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है? तो मेजर बारो को हराया है। मेजर बारो ने हराया है। सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। सिंधु और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिंधु और कान्हू है। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिंधु और कान्हू है। किससे संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान मेघालय में जारी गौरी हिल्स क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता सम्मिलित थे? तो कौन से थे? तो पा तालिंग सगमा एक गारो आदिवासी नेता था, जिसने 19वीं शताब्दी में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। कौन थे? पा तोसंग संगमा। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषण शक्तियों का विरोध किया था? तो किसने किया था? वो किया था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा हुआ था 1895 में। उल्घान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा ने अनुयायियों ने किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। बिरसा को सोते हुए कहाँ से पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो सांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। 1899 से 1900 में हुई मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 में हुई मुंडा क्रांति के नेता कौन है? तो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा के मुख्य किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? तो सिंहभूम के। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? तो सिंहभूम में हुआ है।
हौज विद्रोह हुआ है 1820-21 में, हौज विद्रोह हुआ है 1820-21 में, हौज विद्रोह हुआ है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है? तो छोटानागपुर में हो जनजाति ने 1820-21 में, पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी, और इसका 37 में होता है। सिंधियों ने, जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों का विरोध किया है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो झारखंड में। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा ने किसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? तो किसी को नियुक्त नहीं किया, तो वे स्वयं बिरसा मुंडा विद्रोह के थे। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन संबंधित किससे है? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। कुका आंदोलन किसको संगठित किया है? तो गुरु राम सिंह को। कुका आंदोलन किसको संगठित किया है? तो गुरु राम सिंह को संगठित किया है, गुरु राम सिंह को। पंजाब में कुका आंदोलन को प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में जो कुका आंदोलन था उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन जो 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ वो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 1940 के दशक के दौरान बंगाल में भागा आंदोलन में मांग की फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। अब आ जाइए आधुनिक शिक्षा का विकास। इसके बाद क्या क्या है? इस वुड ने 1854 में प्रेषण के संबंध में जो वुड के 1854 का प्रेषण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया था। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन था? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। क्या लिखा है? 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए ब्रिटिश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में। भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के मिनट पर रखी गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट्स पर रखी गई थी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेवर ने की थी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। 1885 को WC बनर्जी द्वारा एकीकृत भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो कौन कौन उद्देश्य था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, या निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा की ओर किस आधार पर कार्य करना है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 को। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में किया था। 1904 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोलिस्टिक कार्मेल द्वारा। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोलिस्टिक कार्मेल के द्वारा। नेशनल कॉलेज ऑफ और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा कलकत्ता में, मैंने याद याद की, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अब आ जाइए आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 1878 में वनाकुलस प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने।
वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया 1878-78 में। 1854 में वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच किस भारतीय की शिक्षा का, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसमें आधुनिक शिक्षा पे बल दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज शहरों की शुरू हुई थी। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पे स्वतंत्रता पे गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878 में। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों पे स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाया गया था। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878 में। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट के बारे में कथनों पे कौन सा सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन, ये कौन है? लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की प्रीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन था राष्ट्रवादी? द हिंदू, बंगाली और द महर्ता, ये सब राष्ट्रवादी थे। पर टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। मुद्रण यंत्र को भारतीय 16वीं सदी में मध्य में पहली बार कौन लाया था? तो पुर्तगाली मिशनरी लाया था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी में मध्य में पहली बार कौन लाया था? तो पुर्तगाली मिशनरी लाया था। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र की द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1931 में हुआ है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1835, फिर 67, फिर 78 में वर्नाकुलस, फिर 1908 में। 4 बार मीडिया को नियंत्रित किया गया। 1835 में, 1867 में, 78 में तो वर्नाकुलस एक्ट ले आया, और 1908 में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो कौन कौन है? संध्या है, युगांतर है, गदर है। यंग इंडिया क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई नहीं थी। निम्न अखबार में प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडिया नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाला साहेब अम्बेडकर ने। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को किया गया था। फिर आता नीचे दे विकल्प में बताना है। हिंदू, केसरी, छोटा नागपुर। देखो, द हिंदू किसका था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का था। केसरी बाल गंगाधर तिलक का था। दी बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का था। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। द हिंदू किसका था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इनमें से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेटिक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेटिक का कौन कौन सा था? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का दमन, बेटिक का था। फराजी कौन थे? तो हाजी सिरामतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी सिरामतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी सिरामतुल्लाह ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी सिरामतुल्लाह ने किया था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलनों की जनसंख्या किस वर्ग के मुख्यतः आकर्षित किया था? तो किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? किस वर्ग को किया था? तो 1, 2, 4 बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च वर्गों को और उदार रजवाड़ों को। भारतीय पुनर्गठन आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नवभारत का पैगंबर किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की शुरुआत हुई थी। ब्रह्म समाज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की शुरुआत हुई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेटिक ने किया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइउनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के
करामत अली ने चलाया था। करामत अली ने चलाया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1909 में हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हिंदू नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित होने वाले धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। 1893 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम H.G. ब्लास्टेकी ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम H.G. ब्लास्टेकी ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम H.G. ब्लेस्टिकी ने किया था। भारत में नारी आंदोलन जिसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ वे थे तुम्हारा ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले का। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रमोनाई मजूमदार सभा, निम्न विकल्पों में से सही संयोजन कौन कौन है? तो सही संयोजन क्या है? तो बी। ये देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का था। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी का था। लोकहितवादी गोपाल कृष्ण गोखले का था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का था। रामानुज मजूमदार सभा नौरोजी फौजुदनजी से था। नाई धोबी बंद सामाजिक बना बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो महार में। कहाँ हुआ था? महार में। शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, कीटी त्यंग, बदरुद्दीन तैयब ने किया था, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, कीटी तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। भारत संघ किसके संस्थापक थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, और भी बहुत लोग ने था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा राम मोहन राय है।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चरालू और एस रामास्वामी मुदरियल द्वारा की गई थी। अब आ जाइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बंबई में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो कौन सा था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, इसे देश के यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए यह दिशा और किस कदम की ओर काम करे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला तो तुम्हारा 1900 एनी बेसेंट बनी, सॉरी ये बनी थी ना, क्या नाम है, सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। उसके पहले 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। फिर 1933 में भी एक महिला बनी थी। 3 बार टोटल महिला बनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 में किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन 1912 में। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एस एन मधुलकर थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एस एन मधुलकर थे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के? तो लाला लाजपत राय के थे। किसने कहा था कि कांग्रेस अदालतों ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही होगी कि इसके शांतिप्रिय निर्धन में इसका सहायक बनूंगा। किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, नहीं, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? भारत में रहते मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं, तो यह कर्जन ने कहा था। रजनी पामदत्त ने, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा है? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में। 1857 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। न्यू लैंप्स ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला में 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इस लेख के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने भाग लिया था। 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस गरम और नरम दल के समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो वे थे अंबिका चरण मजुमदार थे। 1918 में ऑक्सफोर्ड
और मॉस्फोर्ड सुधारों पर कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सुप्रू, जयशंकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया था भारतीय नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। किसने अपनी कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस के भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाया था? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1988 में इलाहाबाद में किस राज्य में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के चौथे अधिवेशन संपन्न होने इसमें बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था दरभंगा के राजा ने? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों वार्ताएं की थी? तो वे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा अध्यक्ष था जिसने लॉर्ड क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे वे। क्रिप्स मिशन 1942 में और वेवल योजना 1945 में वार्ताएं की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो JB कृपलानी ने नहीं। 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इलाहाबाद में संपन्न हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में कितने सदस्यों की एक सदस्य में भारत के नाजीवादी, फांसीवादी, साम्राज्यवाद विरोधी नेतृत्व करने के रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो मौलाना जवाहरलाल नेहरू। किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कब थे? तो सुभाष चंद्र बोस कब थे? 1938 और 39 दोनों में अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। नरमपंथी नेता कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। कौन उग्रपंथी थे? तो तुम्हारा गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ये सब उग्रपंथी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गर्मपंथियों में प्रभावहीन आया था 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभावहीन कब आया था? 1906 के बाद आया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न के किसने नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता? तो किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, MG रनाडे को। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजाबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजवामबंदी आंदोलन। राजवामबंदी आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब जाना जाने लगा? उन्होंने बहुत सारा पुणे, देखो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालिक प्ले कमिश्नर WC रेड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रनायक के रूप में उभरे। और इस तरह इस घटना ही नहीं, अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक कितना साल का जेल हुआ? तो 6 वर्षों का जेल हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। किस वर्ष BD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? BD सावरकर को हिंदू महासंघ का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? 1937 से 42 तक। हिंदू महासंघ के वे अध्यक्ष कब तक रहे थे? 1937 से 42 तक। 1904 में रिवोल्यूशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का संबंध किससे है? तो BD सावरकर से है। इसकी स्थापना 1904 में नासिक में हुआ था। संस्थापक BD सावरकर थे। इसके बाद भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्तचर संग्रह सीक्रेट सोसाइटी के अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो BD सावरकर ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, राजेंद्र लहड़ी है, असफाउल्ला खान है। जिम्सपर
जिम्मेसर मैन योजना किससे संबंधित व्यक्ति है? तो वो है लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो एस.एन. हल्डीकर ने किया था। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो N.S. हार्डिकर ने किया था। पटना युवक संघ के संस्थापक हुआ था 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने अंग्रेजों की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुरगुट में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुगार्ट में फहराया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या में मृत्युदंड दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह को काकोरी ट्रेन डकैती की फांसी की सजा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक भगत सिंह है। कौन है? तो भगत सिंह है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बिस्मिल ने कहा था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद ये है बिस्मिल है। बिस्मिल अजीमाबादी की कविता है। रासमा बिस्मिल अजीमाबादी की है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इन मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये दिया था हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और भगत सिंह ने इसे मशहूर किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 अगस्त 1931 को। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो बुकटेश्वर दत्त ने फेंका था। अनुशीलन समिति संबंधित थी, एक क्रांतिकारी संगठन थे। अनुशीलन समिति 3 बनी है। पहला बना मिदनापुर में 1902 में, संस्थापक ज्ञानेंद्र बासु थे। ढाका में 1906 में बना पुनील बिहारी दास, सर्वाधिक संगठित था। 1902 में बना कलकत्ता में 1902 में बना मार्च में सचिन चंद्र बासु शेख उपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। और 1902 में प्रेमनाथ मिश्र अध्यक्ष थे। जितेंद्र नाथ बनर्जी बाघा जितन और वीरेंद्र नाथ घोष सुनीत सरकार के अनुसार। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया है। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन ने। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने बनाया था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरविंद घोष ने किया है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारा था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शटर्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत में अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शटर्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। सीमांध्र गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांध्र गांधी के नाम से जानते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं, अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी
के बारे में ये शब्द लिखा है, किसने लिखा है? तो H.G. किन ने। किसी भी सरकार से ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द लिखा है H.C. किन ने, H.C. किन ने। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफार खान था, अब्दुल गफार खान था। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर थे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध होना। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? तो करतार सिंह सारभा थे, करतार सिंह सारभा थे। जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो यह अफगानिस्तान में हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बकरुतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसे राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और अब्दुल्ला भुट्टो प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस से मान्यता भी दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। आ जाइए, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवघर में हुआ था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के बारे में स्वतंत्र प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। किसने इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन में। बंगाल के विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया था? तो 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, प्रस्ताव देखो, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की और 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन के प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था तो 1911 में। अब आ जाइए, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनमें से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। 1906 में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 पारित का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सब कुछ ना, स्वदेश बहिष्कार ये सब था। स्वदेशीता, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, ये 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा किया, पर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको प्रस्ताव को पारित किया गया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। बंगाल विभाजन में किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के का देखो, बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में से वापस ले लिया जाता है। अब आ जाइए मुस्लिम लीग का गठन। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1916 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1913 में किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। वार्षिक अधिवेशन कभी नहीं कर पाए। 1906 में एक बार शुरू तो किया उन्होंने, पर 1907 में भी किया, 1906 में ढाका में किया, 1907 में इन्होंने इसके संस्थापक ढाका में सलीमुल्लाह थे, और 1907 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन किया, 1908 में अमृतसर किया। उसके बाद ये नियमित रूप से नहीं कर पाए थे। मैंने 6, 7, 8 किया उन्होंने, खाली 6 में ढाका में, 7 में कराची में, 8 में अमृतसर में किया था। 1906 में मिंटो ने शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। 1906 में मिंटो के शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का। पाकिस्तान एक अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। मुसलमानों यदि खुशी और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा था? तो W. हंटर ने लिखा था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्ता बचाव है, यह किसने लिखा था? तो W. हंटर ने लिखा था। अब आ जाओ मार्ले मिल्टो सुधार। भारत के निम्न से किस अधिवेशन में भारत के पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली थी? तो 1912 में बदली। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 1912 में मिला। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 में। अब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन किसके ने बिहार में नींव उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण चर्चा का विषय बना था? तो चंपारण चर्चा का विषय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बना था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ये निम्नलिखित में से किस आंदोलन में होम रूल लीग की स्थापना नहीं हुई थी? तो कब हुई थी? होम रूल लीग आंदोलन किया था बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस.एन. सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने 1915 में किया था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से एक चरण का प्रारंभ का घोतक है, क्योंकि इसका देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। स्वशासन की ठोस है। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी पे चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु गांधी जी को 1893 को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला द्वारा। नवाबी काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। नवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। इनमें से कौन सा भारत के गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण में।
गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण के इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण विद्रोह के कारण प्रसिद्धि मिली थी। इनमें से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वे थे चंपारण में। निम्नलिखित निम्न में से महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो चंपारण था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने, वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता ने बिहार के आने और उनके आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल को गांधी जी ने किया था, राजी किया था। किसने अंग्रेजों किस निम्न में से किस अंग्रेज ने गांधी जी से पढ़ाई किया था? तो श्यामदास कॉलेज भावनगर से। निम्न में से किस अंग्रेज कॉलेज में क्या कहते हैं, निम्न में से किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? कौन सा कॉलेज था? वो था श्यामदास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने पढ़ाई किया था। श्यामदास कॉलेज भावनगर से। गांधी जी द्वारा भारत की पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इसे मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो कौन सा? चंपारण के कृषि समिति की स्थापना किया था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में भाग लिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी ने अपना पहला प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्र नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसके हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भारत के वह महान एकताकर्ता जिसके केवल दूसरों के सहनशील ही नहीं अपितु अपने मित्रों और साथियों को आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकारा है, वह किसने कहा था? तो ये कहा था, इनमें से कोई नहीं थे वे। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है, या गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। क्या है? भारत में वह महान कार्यकर्ता है जिसने केवल दूसरों की सहनशील ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों को आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करना सिखा दिया। गांधी जी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे? वे थे तुम्हारा जमनालाल बजाज। बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास के विफल करने के भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी, तो वो थे बटक मियाँ। कौन थे? बटक मियाँ। कौन थे? बटक मियाँ। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाया था? तो बख्तर मियाँ ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल को सब किसने किया था? अहमदाबाद हड़ताल में। इनमें से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायकॉम सत्याग्रह में नहीं लिया था, राजकोट, खेड़ा और असहयोग आंदोलन में लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेमेडल चार्ली एंड्रयूज। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने लिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे तुम्हारा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश के भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपने सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त हुआ? तो महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
चंपारण आंदोलन कौन से संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, जेबी कृपलानी संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित है, पर जयप्रकाश नारायण नहीं है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन कौन है? जेबी कृपलानी है, राजकुमार शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद है, राजकुमार लोहिया संबंधित नहीं है। अब आ जाइए किसान आंदोलन और विकास। किसान आंदोलन और विकास सभा। मुंगेर के बहलियाताल विरोध का उद्देश्य था बाकास्मत भूमि की वापसी की मांग। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था अकाल की छाया। अकाल की छाया। किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो अवध में एका आंदोलन चला था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। या नील की खेती करने में से छूट चाहते थे तो नील किसानों की ओर से कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तनाव का। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। स्वामी सच्चिदानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सच्चिदानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे सच्चिदानंद। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम हुंकार था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आंदोलन से। किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने लिखा है। किसान क्या करे किसने लिखा है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने लिखा है। इसके बाद 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वामी सच्चिदानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वामी सच्चिदानंद ने की है। स्वामी सच्चिदानंद ने किया है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो 1936 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को चुना गया। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इनमें से कौन एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो वो थे जिनकी मृत्यु के ठीक से पहले साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता। यह किस किसान नेता का जिक्र हो रहा है? तो बाबा रामचंद्र का। बिहार किसान सभा के से कौन जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का नेतृत्व में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा के संबंधित है। उन्होंने प्रथम अधिवेशन उन्हें खाली अस्थायी अध्यक्ष बने थे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ट्रेड यूनियन और समन्वय दल। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आंदोलनकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। कांग्रेस भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष में पहुंचा था। तो 1925 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एम.एन. रॉय थे। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैश्विक स्वतंत्रता को सीमित करना।
वैश्विक स्वतंत्रता को सीमित करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो रॉलेट एक्ट का काम था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रही से संबंधित हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग की भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में जलियांवाला बाग की भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वर्ष 1919 में अखिल 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जलियांवाला बाग त्रासदी से है। जलियांवाला बाग नरसंहार में गांधीवादी सत्याग्रह का संबंध में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था उधम सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। खिलाफत आंदोलन। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में कैसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो वो महात्मा गांधी ने देखा था। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा। किसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया कि वह किस शहर में हुआ है? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करना चाहा था। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वे खिलाफत आंदोलन की थी। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन में उत्लेख का क्रम किया है? तो वर्षाक संधि में। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो वर्षा की संधि ने किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार ने स्वराज राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। इस प्रदेश का नाम बताया तो वो बिहार था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित होता है? तो बिहार और बंगाल में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में प्रारंभ किया था। किस क्षेत्र में राहुल सत्यकर्णी ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में सहयोग थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी को। हिमालय जैसी भूल किसे बताया था? चौरा चौरी को बताया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? जयप्रकाश नारायण ने। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि जिसकी जीत हुई क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों घराने का तरीका पता था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, महात्मा गांधी का अंग्रेजों का स्थगन, आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी को आग लगाने की घटना संबंधित है। चौरा चौरी के किस राज्य से है? तो चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था? तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंधित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ये सिर्फ सही है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? चौरा चौरी का 1921 नहीं 1921 ने 1922 में किया गया था। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना प्रमुख सामाजिक भाषण बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति रिवेल का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। स्वराज पार्टी का गठन 1923। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के किस उद्देश्य से बनाई थी? तो राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु। स्वराज दल की स्थापना में असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। स्वराज पार्टी के गठन डैश की सफलता के बाद हुआ, असफलता के बाद, तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद। स्वराज दल की स्थापना किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किया था श्री कृष्ण सिंह ने। 1923 में स्वराज पार्टी के गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस गठन में हुआ था? तो कांग्रेस में हुआ था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं है। जब प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया था CR दास ने। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 1927 नवंबर 1927 में की गई थी और 1928 में पहली बार मुंबई में आए थे। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा रहा है। अब यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भारतीय पुरुष, महिला या बालक जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो जो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस ने पारित किया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 1929 को लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग दूरी तय किया था, तो 241 मील का किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के साथ। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर के विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चौकीदारी कर का विरोध का। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक के कानून को आम लोगों के लिए नमक कानून को देखो, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून के निर्माण कर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों को आर्थिक राहत देना था। किसने महिला को बिहार में नमक सत्याग्रह के लिए सक्रिय भाग लिया था? तो मीरा देवी ने, हसन इमाम ने और गौरीदास ने लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में असफलता के बाद गांधी जी का महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रमों में। 6 अप्रैल 1954 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी शर्मा ने किया था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। प्रभावती देवी
देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना से स्वतंत्रता सेनानी थी। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफर खान ने किया था। अब्दुल गफर खान ने किया था। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो तेज बहादुर सुप्रो ने। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब आ जाइए गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। इनमें से कौन गोलमेज सम्मेलन में से 32 में हुआ था? तो तीसरा 32 में हुआ। 30, 31, 32। 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहला और तीसरा में नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस लिए असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण। डॉक्टर अंबेडकर ने और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संगोष्ठी के समय कौन सा विषय मध्यांतर हो गया था? तो दलितों के लिए पृथक मतदान के लिए। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रेजमे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचाट की पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था तो अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड ऑफ और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 से बढ़ाकर 141 से कर दी गई थी। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बार बैठक हुआ था पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो कांग्रेस समाजवादी से है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार में फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। प्रांतीय सरकारों के गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। अपनी किस कार्यकारी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ने अपनाई थी। 1937 में। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड स्पीटन थे। कांग्रेस के त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किसे निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। देशी रियासतें 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार के देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद, निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों के समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। नाउ और नेवर
पम्फलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। नाउ और नेवर पम्फलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो पवनार महाराष्ट्र में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बृहद्रथ थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी ने 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही तुम्हारा बृहद्रथ थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टीफन क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स प्रस्ताव में वास्तव में कुछ नहीं है। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध के में भारत में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने से अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने लिखा था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहाँ बंदी बनाए गए थे? तो बम्बई में बंदी बनाए गए थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। 1942 में आंदोलन में लोगों की सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा किया था? तो भागलपुर में। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किसने मार्गदर्शन दिया था? तो नगर के अध्यक्ष नागरिकों ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी में नहीं किया, ये व्यक्तिगत हुआ था। करो या मरो का नारा का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में किस प्रमुख नेता ने बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो बिहार में रहे थे और संयुक्त प्रांत में रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? तो पटना गए थे। श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? तो पटना गए थे। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो दीपावली के दिन भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वे थे शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार के बहुत दंगे हुए। इसमें रेलवे सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो वो पटना था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिला था। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए। भारतीय राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। जगत नारायण लाल किस जेल से भागे थे? तो तुम्हारा बांकीपुर जेल से। जगत नारायण लाल किस जेल से भागे थे? तो बांकीपुर जेल से। जगत नारायण लाल किस जेल से भागे थे? तो बांकीपुर जेल से। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो श्रीमती राम प्यारी थी। जगत नारायण जेल भागे थे बांकीपुर जेल से और उनकी पत्नी का नाम था राम प्यारी। उनकी पत्नी का था राम प्यारी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था 1942 में। सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम
से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया था? तो नेताजी जर्मनी से जोड़े गए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किस घटना या घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत में एक बड़ा झटका लगेगा? तो आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह का। भारतीय राष्ट्र सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भोला भाई देसाई थे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालिक मलय में। कब आई थी? तत्कालिक मलय में आई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में आया था सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी जिसमें इसकी स्थापना किया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह की उपज थी। आईएनए किसकी दिमाग की उपज थी? डॉक्टर मोहन सिंह की उपज थी। निम्नलिखित में किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर के आईएनए बनाने में सहायता किया था? तो जनरल मोहन सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्र सेना के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। भारत देश के बाहर स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था? तो सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ जुड़े रहे? तो वह शीलभद्र यामी थे। शीलभद्र याजी थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रखा था। निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील भोला भाई देसाई थे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन आया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पी लॉरेंस कर रहे थे। पी लॉरेंस कर रहे थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो सर क्रिस्टोफर क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर P.A.V. अलेक्जेंडर थे और लॉथरिंग पैथिक लॉरेंस थे, जो इसके अध्यक्ष भी थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष भी थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टीफन क्रेप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे। वेवल नहीं थे। वेवल आया था 1945 में। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पी लॉरेंस अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर सदस्य थे, जे रेड्यूस का पता नहीं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष है जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात कही थी, जब यह कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1946 में अंतरिम सरकार में धर्मेंद्र भाई के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? जगजीवन राम को। अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग देख रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत विभाजन और स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश शासन में अब कब तक वापस की घोषणा किया था? तो जून 1948 तक घोषणा किया था। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ ने। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया है? तो मौलाना हसरत मोहानी को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। JB
कृपलानी थे। 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत अंग्रेजों द्वारा भारत में वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत में आज़ादी के समय ब्रिटेन के निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लिबरल पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? तो लिबर पार्टी थी। जब हम लोग को आज़ादी मिला उस समय ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो लिबर पार्टी थी, जिसके एटली उसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली उसके प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत का संवैधानिक विकास। सर, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1973 में पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1973 में। अंग्रेजी सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली का सिद्धांत को स्वीकारा गया था 1853 में। मेड्यू चेसफर्ट की रिपोर्ट आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। किनमें से किस अधिनियम में भारत के पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ हुआ था? तो 1900 भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के भारत के संवैधानिक व्यवस्था के नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो तैयार की, जिसका विषय था भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम ऐसे हैं कार में दी गई जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है? ये कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। ब्रिटिश शासन और संविधान के विकास के कौन सा ऐतिहासिक कानून नहीं था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टेड 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके गुलामी का चार्टर बताया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त किया था भारतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सभा की स्थापना के लिए चुना गया था दिसंबर 1946 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल में फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1886 के एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो 1984 में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड सर विलियम कार्टरिस को। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कार्टरिस को। 1919 में जब मेड्यू चेसफर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1919 में कौन थे दूसरे प्रधानमंत्री पास हुआ? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। 1919 में जब मेड्यू चेसफर्ड अधिनियम पास हुआ उस समय डेविड लॉयड जॉर्ज थे। मुशद्दीन कमेटी की किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैत प्रणाली पर। मुशद्दीन कमेटी की किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है? तो द्वैत प्रणाली पर। आधुनिक भारत की विविध। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ की द्वितीय समय में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय एक नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। फ्रांसीसी क्रांति के नारे भाईचारा स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता भाईचारे ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। सर सैयद अहमद खान ने सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जफरुद्दीन अफगानी थे। सर सैयद अहमद का कटु आलोचक कौन था? तो जमाउद्दीन अफगानी था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान, ये किसने कहा था? टीबी मैकाले ने ये कहा था। ये टीबी मैकाले ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो कौन से 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में कांग्रेस का फूट हुआ था और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संथाल विद्रोह 55 से 56 में। बिरसा मुंडा का आंदोलन 1899 से 1900 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। खान अब्दुल गफर खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1872 में हुआ था। किस डोरोडा जनरल ने 1834 से 41 के बीच में लद्दाख के बलिस्टार और तिब्बत के कुछ हिस्सों पर सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? जोरावर सिंह ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। 1877 में। निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है? तो सही क्या क्या है? तो 1, 4, 5 कौन सा सही है? तो
अलकलाई निजाम को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल प्रेसिडेंट थे वे। और शाह नवाजी भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ हमारे सांप्रदायिक मतभेद इससे परेशान करते रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। मार्ले मिल्टो सुधार 1909 में, 1909 में। होम रूल आंदोलन 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह 1928 में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में से सबसे गरीब की सहायता करना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय थे। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। लोक सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा को 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा से। अंततः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा था। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। समाजवाद का समर्थक कौन है जिसने 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों और जमींदारों और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? 1944 कांड गांधी जी का असहयोग आंदोलन खींच लिए, बस ये 1922 में गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने अपना पहला सम्मुख भाषण बनारस में हिंदू विषय में दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत के इतिहास के अध्ययन के लिए भारतीय सद्भावना को पैदा करने के किस प्रकार की मदद किया था? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह, इतिहास के पुनर्लेखन करने और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और पुनः खुद को शासन करने के असमर्थ करने चिन्हित करने के लिए खंडन के लिए, भारत में गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर उन लोगों को भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ब्रिटिश शासन के दौरान घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो दाढ़ी मार्च 1930 में, साइमन कमीशन 27 में, पूना समझौता 32 में, गांधी इरविन समझौता 31 में होता है। डैश जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपचारिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, यह शब्द दिया था एस गोपाल ने। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करेंगे? तो वह है रॉबर्ट मोंटगोमरी है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार को घाटा हुआ था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार प्रिंसिपल काउंसिल कांग्रेस कमेटी किसका मुख्यालय पटना में किसका गठन किया था? तो 1908 में किया था। कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1946 में हुआ था मार्च महीना में। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली होता है तुम्हारा गुजरात में, चोरा चोरी होता है उत्तर प्रदेश में, यरवदा होता है महाराष्ट्र में, नोआखोली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान है? तो अरुणा अशरफ अली का योगदान है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो वे अमराहा से थे। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्ष का। जब स्वतंत्रता पूर्व बिहार की कौन से वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुर्मी कोई वर्चस्वशाली जनजाति नहीं थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। कैथरीन मेयो, एडस हेक्सेल, चार्ल्स एड्यूज और विलियम डेगरी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। रजनी आमदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में। साम्राज्यवाद के समर्थन कौन था जिसने 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों और जमींदारीवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को, उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं, हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1940 में यह किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने कहा था।
वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है तो सर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः किसके करीब वर्ष पहुंच गया था तो 1925 में। इनमें से कौन सी जोड़ी सही है तो सर सी आर दास देशबंधु थे। सी आर दास देशबंधु थे। सी आर दास देशबंधु थे। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट बटन मॉडर्न किया किसने कहा था तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ को मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा या अंततः संघर्ष हुआ था तो पंचशील समझौते के तहत। ASI के पहले निर्देशक कौन थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पत्रिकाएं और लेखक। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी तो गीता रहस्य को तिलक ने लिखा था। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था तो वेदांत ग्रंथ। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी पहली पुस्तक का नाम 1815 में वेदांत ग्रंथ था। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है तो द बिहार हेराल्ड है। द बिहार हेराल्ड था। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने से। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो कौन कौन था। द हिंदू था, बंगाली था, दी महर्ता था। पर टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा विचार प्रस्तुत किया जाता था तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी तो यंग इंडिया जुड़ी हुई थी। एक मिनट, कौन सी नहीं जुड़ी हुई थी तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी क्योंकि महात्मा गांधी का ये था। संध्या, गदर, युगनांतर क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ी हुई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। मदरलैंड किसने प्रकाशित किया था तो राज मजरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसका है तो सी आर दास का है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब सी आर दास का है। अनहैप्पी इंडिया किसका है तो लाला लाजपत राय का है। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था तो अल हिलाल को किया गया था। नाउ और नेवर पंपलेट किसका था तो रहमत अली का था। नाउ और नेवर पंपलेट रहमत अली का था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद का है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद का है। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना की जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आंदोलन के दौरान जमानत को लाकर देने की प्रभावी रहा था तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का। पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम एट मूवमेंट नाइट। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन नाइट किसका है तो ये बंकिम चंद्र ने ये है ताराचंद का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूव नाइट इन इंडिया ताराचंद का। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसका है तो के दत्ता का है। आनंद मठ के कौन है तो आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी है। प्रीवेस्ट ऑफ जीसस किसका है तो प्रीवेस्ट ऑफ जीसस किसका राजा राम मोहन राय का। आवर इंडिया मुसलमान किसका है तो W हंटर का आवर इंडिया है। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है तो वैलेंटाइन सियोल है। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है तो वैलेंटाइन सियोल है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था तो इंडियन नेशन का होता था। झंडा गीत किसने लिखा है तो श्यामलाल परिषद ने लिखा है। झंडा गीत किसने लिखा है श्यामलाल परिषद ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीय को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया तो आनंद मठ में। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमेसियंस के लेखक कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है तो चंदेश्वर है। ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है तो रस्किन बॉन्ड है। दशहरा कथा पुस्तक किसने लिखी थी तो सखाराम गणेश देवकर ने लिखी थी। अब आ जाइए कला और संस्कृति। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता की पुस्तक किसने लिखा था तो भारत माता की पुस्तक लिखा था अरविंद नाथ टैगोर ने लिखा था।
आंध्र प्रदेश का नृत्य बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का घूमर है। कौन सा सही है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, जबकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा तबला वादक थे। एडुगेट महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार में। कौन सा एडुगेट महोत्सव म्यांमार में मनाया जाता है? स्मारक और उसका बताना है तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में और चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में है। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में बाराबती किला स्थित है। पारंपरिक खेल और ये देखा जाए तो किलारूपयट्टू केरल में है, तीरंदाजी मणिपुर में है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में है और मलक्खम मध्य प्रदेश में है। मंडोरा नृत्य महोत्सव गुजरात में है, मंडोरा नृत्य महोत्सव गुजरात में, और बानेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। मल्लापुरम नृत्य महोत्सव किससे विचार करें? तो मल्लापुरम नृत्य का है। तो यह महोत्सव विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महत्व है। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली रखा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशीलता के साथ नृत्य स्वरूप के माध्यम से जीवित किया जाता है। इस पृष्ठभूमि के ऐतिहासिक अर्जुन तप नृत्य शिखरा के साथ साथ संयोजित मंच और सोनकारी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्यौहार मनाता है? तो राजस्थान मनाता है। होयसल कला के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह होयसल शैली कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित शैली है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी, पट्टाकल और प्रारंभिक चालुक्य मंदिरों की मानी जाती है और इस कला का नियोजित करने का एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। भारत में उत्सव और मेलों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेलों और उत्सव के कथनों पर विचार कीजिए। केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों के परेड से था। असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है और कार्तिकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो अम्बकेश्वर मंदिर है। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुस्तकालय की किस यात्रा किसका उद्घाटन के साथ शुरू होता है? तो मार्च 1836 में कलकत्ता के पब्लिक प्रेसिडेंसी से। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की यात्रा किसका उद्घाटन हुआ? तो 1836 के कलकत्ता के पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुआ था। इस तरह करके हम लोग का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। हम लोग अगला वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था पे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।